Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 8.4 from question number 13 to question number 18, chapter 8, class 10th, NCERT exemplar, introduction to trigonometry and its applications. Previous questions we have already covered in our previous video. Let's start from question number 13. First question is, the angle of elevation of the top of a tower 30 meter high from the foot of another tower in the same plane is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the second tower from the foot of the first tower is 30 degree. Find the distance between the two towers and also find the height of the other tower. अब उन्होंने क्या बोला है, चलिए सबसे पहले तो ट्रिग्नो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए. तो डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले तो हम अपना ग्राउंड लेवल बनाएंगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाकी सब चीज़ें उसी के ऊपर बेस्ड होंगी, है ना. दिस इज़ आवर ग्राउंड लेवल, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल सकते हैं अगर पॉइंट ग्राउंड पे ही दे रखा है तो. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री. अब उन्होंने बोला दो टावर हैं, राइट, दोनों की हाइट बराबर नहीं है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री. जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है उसका हमारे पास क्या बड़ा आएगा. अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा है तो डेफिनेटली टावर की हाइट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, है ना. तो देखना कहाँ से है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई इसको ले लेते हैं. फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री. ओके, इसके फुट से ऑब्जर्व करना है. तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री. और ये वाला एंगल उन्होंने 30 दे रखा है. ऑब्वियसली अगर हमारे पास एंगल 30 है एलिवेशन, तो इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी. दिस वन एंगल इज गिवन 30 डिग्री, ये कुछ नहीं है. उसके बाद उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स. आपको दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है एंड ऑल्सो फाइंड देयर हाइट ऑफ द अदर टावर. आपने इसकी हाइट भी फाइंड आउट करनी है, हम इसको h कंसिडर कर लेते हैं, और आपने दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन. हम इसको अपना टावर 1 मान लेते हैं. दिस इज़ आवर टावर 1 एंड दिस इज़ आवर टावर 2. लेबल कर लेते हैं A, B, C, D. Consider your right angle triangles. This is question number 13th. Solution. In triangle ABC, we are having tan 60 डिग्री. परपेंडिकुलर इसके सामने वाला 60 के, दैट इज़ AB, और इसके जो एडजेसेंट है वो बेस है BC. tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AB हमें 30 दे रखा है, डिवाइडेड बाय BC. यहाँ से BC की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 30/√3. अभी हम इसको रेशनलाइज नहीं करते हैं, BC की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में कॉमन आ रही है. तो चलिए अपनी सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं. इन दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड ट्रायंगल इज इन ट्रायंगल BDC. ये वाला ट्रायंगल है BDC. इसमें हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, BDC में एक्यूट एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है ना, tan 30 डिग्री. 30 के सामने वाला DC इज परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट इज बेस. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. DC कितना है, DC हमने कंसीडर किया है h, और BC विल रिमेन एज इट इज़. यहाँ से अगर आप BC की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी √3h, राइट. अब आप दोनों इक्वेशन में से BC की वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं. फ्रॉम 1 and 2 you will get 30/√3 is equal to √3h. Cross multiply them. 30 is equal to √3 into √3 is 3h and h will be 10 मीटर. हमारे पास क्या आ गया, h इज़ द हाइट ऑफ दिस टावर. दिस कितने मीटर आ गई ये हमारे पास, 10 मीटर. h तो आ गया हमारे पास हाइट ऑफ अनदर टावर. अब उन्होंने और क्या निकालने को बोला था, BC भी निकालने, दोनों टावर्स के बीच का डिस्टेंस. BC कितना है हमारे पास, √3h. तो कैन वी से दिस इज 10√3 मीटर. तो आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर यू कैन राइट द हाइट ऑफ अदर टावर is 10 meter and distance between the two towers
is 10√3 meter. Hope this question is clear. Let's move on the next one. Now the next question is, from the top of a tower h meter high, the angle of depression of two objects which are in a line with the foot of the tower are alpha and beta, where beta is larger than alpha. Find the distance between the two objects. आपने दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे ये चीज़ देना ज़रूरी क्यों था? क्योंकि अगर हमारे पास बीटा बड़ा है तो इसका मतलब जिस पॉइंट से हमारे पास बीटा एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो पॉइंट टावर के ज़्यादा पास है. जैसे जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके नियर आते जाते हैं, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाता है? लार्जर होता जाता है. अच्छा, यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो पहले यहाँ पे उन्होंने बोला है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं. उन्होंने बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर h मीटर हाई. पहले तो हम एक टावर बनाएंगे जिसकी हाइट कितनी लेनी है हमें? h मीटर. दिस इज़ आवर ग्राउंड, दिस इज़ आवर टावर, इट्स हाइट इज़ h मीटर, और हम इसके टॉप से ऑब्जर्व कर रहे हैं. दिस इज़ आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट. अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा. दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल लेवल विच इज़ पैरेलल टू आवर ground level, right. From a top of a tower h meter high, this is its top, the angle of depression of two objects which are in the line with the foot of the tower. उन्होंने बोला दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यहाँ पे है ऑब्जेक्ट और एक यहाँ पे है. लेट इट बी a एंड दिस इज b. अब दोनों के साथ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा एंगल होता है? एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड द लाइन ऑफ साइट. अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, उन्होंने बोला ए के साथ एंगल अल्फा बन रहा है और दूसरे के साथ एंगल बीटा बन रहा है. आप खुद देखें, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, राइट, और ये वाला एंगल हमारे पास कितना बन रहा है? अल्फा. और ये वाला एंगल जो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट में बन रहा है जब हम बी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारे पास कितना बन रहा है? दिस एंगल इज बीटा. इसके साथ हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब लेंगे, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बीटा हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, राइट. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट. आपने ए बी फाइंड आउट करना है. आपको इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, हमने एक्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन. होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा. डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन में. ए बी, इसको हम सी लेट कर लेते हैं. लेट दिस पॉइंट बी डी एंड दिस पॉइंट इज ई. तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं? वन इज़ डी बी सी एंड अनदर वन इज़ डी ए सी. तो दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा इन ट्राइंगल डी ए सी. मैंने पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया. इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? टैन अल्फा. टैन ही क्यों लगेगा? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर दोनों में कॉमन आ रहा है और जो हमने निकालना है वो बेस का रिलेशन है. तो टैन ही है जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन बताता है. दैट इज़ डी सी अपॉन ए सी आएगा यहाँ पे, राइट. नाउ डी सी को हमने कितना लेट किया है? दिस इज़ एच. ये एच लिया, ये एक्स है, इसको हम वाई ले लेते हैं, राइट. तो हमारे पास टैन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. डी सी हमारे पास एच है और ए सी हमारे पास कितना है? एक्स प्लस वाई. वेरिएबल्स लेने से क्वेश्चन थोड़ा सिंपल भी हो जाता है और थोड़ा दिख भी जाती हैं चीज़ें आराम से. आप खुद भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगी. इन ट्राइंगल डी बी सी, अब दूसरा ट्राइंगल ले लो डी बी सी. इसमें आपके पास लगेगा टैन बीटा. टैन बीटा इज ऑल्सो परपेंडिकुलर डी सी अपॉन बी सी, राइट. टैन बीटा इज इक्वल टू डी सी कितना आपके पास? एच, और बी सी आपके पास है वाई, राइट. अब देखो, आपने एक्चुअल में निकालना, फाइंड आउट क्या करना है? आपने फाइंड आउट करना है ए बी की लेंथ. आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे कोई आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ तो मिलने नहीं वाली क्योंकि अल्फा और बीटा की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है ना. तो फिर हम क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन्हीं सब की टर्म्स में. तो सबसे पहले तो हम दोनों इक्वेशंस में से एच की वैल्यू निकाल के उसको इक्वेट कर लेते हैं. फर्स्ट इक्वेशन में जब आप एच की वैल्यू निकालो और सेकंड में से भी एच की वैल्यू निकालो, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से एच की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आपके पास एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय टैन अल्फा. सेकेंड इक्वेशन में से एच की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी आपके पास वाई टैन एल बीटा, राइट. अब आप दोनों एच की वैल्यूज़ को इक्वेट करो. दिस इज सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2. हमारे पास कितना आ गया? एक्स प्लस वाई टैन अल्फा इज इक्वल टू वाई टैन बीटा. अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल लें, कितनी आती है? एक्स आपके पास आ जाएगा, पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स टैन अल्फा प्लस वाई टैन अल्फा इज इक्वल टू
y tan बीटा, राइट। अब हमारे पास है यहाँ पे x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये y उधर चला जाएगा, y tan बीटा माइनस y tan अल्फ़ा। x tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, y यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दिस इज़ y tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा। अब ये हमारे पास आंसर अभी करेक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया आंसर करेक्ट? क्योंकि हमारे पास y जो है वो हमने खुद से कंसिडर किया डायग्राम में, हमारे पास y नहीं दिया हुआ था, हमें h दिया हुआ था। हमें यहाँ से जो y की वैल्यू है प्रीवियस इक्वेशन में से किसी में से निकाल के पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h एंड tan बीटा अल्फ़ा आएगी। तो यहाँ से हम y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। अगर आप सेकेंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y विल बी h अपॉन tan बीटा। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, पुट बाय y इज इक्वल टू h अपॉन tan बीटा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास h मल्टीप्लाई बाय tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। दिस इज़ आवर आंसर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें, आपके पास आ जाएगा tan बीटा अपॉन tan बीटा मल्टीप्लाई बाय tan अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा मल्टीप्लाई बाय tan अल्फ़ा। अब आप देखें tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा कट रहा है, tan बीटा से tan बीटा कट रहा है, तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया h मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन tan अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन tan बीटा। 1 अपॉन tan किसके इक्वल होता है, दिस इज़ cot अल्फ़ा माइनस cot बीटा। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। होप इट इज़ क्लियर। और आपको एक चीज़ और भी समझ में आ गई होगी कि जो वेरिएबल्स हमने खुद से कंसीडर किए होते हैं उसमें हमें आंसर एक्सप्रेस नहीं करना होता, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है हमें उन्हीं वेरिएबल्स में आंसर एक्सप्रेस करना होता है। तो आप एक बार खुद भी करके देखें। थैंक यू। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ लेडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। एंगल किसके साथ बन रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड लेवल के साथ। Its foot is pulled away from the wall through a distance of p so that its upper end slides a distance q down to the wall and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Show that हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। पहले तो हमें इसका डायग्राम बनाना है। उन्होंने बोला है कि एक मान लो ये हमारा वॉल है, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा लेडर है जो इनिशियली प्लेस्ड है, राइट। और इसके साथ ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा का। अब उन्होंने बोला लेडर को पीछे को पुल किया, ये देखो ऐसे है लेडर, है ना, वॉल के साथ। मान लो ये हमारी वॉल है, ये लेडर है। अगर हम इसको पीछे से पुल करेंगे तो क्या होगा, लेडर की लेंथ तो रिमेन सेम ही रहेगी ना, ये हमारा जो लेडर है इसकी लेंथ तो फिक्स ही रहेगी। जैसे ही आप इसको पीछे को पुल करोगे तो इसका टॉप थोड़ा सा डाउन आ जाएगा, है ना। और उन्होंने क्या बोला है, जो लेडर का टॉप है वो थोड़ा क्या हो गया है, नीचे को आ गया है। अब लेडर इस तरह से प्लेस हो गई है और इसने हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना लिया है। तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो पहले इसका अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, दिस इज़ आवर वॉल, दिस इज़ आवर ग्राउंड। पहले लेडर इस तरह से थी, राइट। फिर लेडर को पीछे को पुल किया तो लेडर कुछ इस तरह से हो गई, मान लो कुछ इस तरह से थी, है ना। अब हमारे पास ये हमारी लेडर है जो इनिशियली यहाँ पे प्लेस्ड है। अब उन्होंने लेडर को थोड़ा पीछे पुल किया तो लेडर इस तरह से प्लेस हो गई। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसकी और इसकी लेंथ, लेडर की लेंथ तो फिक्स्ड ही रहेगी ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। पहले ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा था, अल्फा, और बाद में कितना बनाया उसने, बीटा, राइट। मान लो दिस पॉइंट इज़ ई। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है द लेडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल एट एन इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, अब जब ग्राउंड से लाइनें ली जाएंगी तो ग्राउंड ही हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। यहाँ पे किसी पर्सन की हाइट नहीं दे रखी है। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल। इसके फुट को पीछे को पुल किया गया एट थ्रू अ डिस्टेंस पी। कितने डिस्टेंस थे, पी। सो दैट इट्स अपर एंड स्लाइड्स अ डिस्टेंस क्यू डाउन। जो इसका अपर एंड है वो कितना नीचे आ गया है, क्यू नीचे आ गया है द वॉल। देन द लेडर मेक्स एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। और लेडर ने हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना लिया है।
यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू प्रूव दैट दिस थिंग. पहले तो जो हमने प्रूव करना है उसको हम लिख लेते हैं. वट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो दैट P अपॉन Q इज इक्वल टू cos बीटा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय sin अल्फा माइनस sin बीटा. चलिए स्टार्ट करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, P अपॉन Q को ये चीज़ कैसे प्रूव करेंगे. देखो एक चीज़ तो इस चीज़ का तो आपने ध्यान रखना है. ऐसे क्वेश्चंस करने को बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इतने अच्छे होते हैं कि आपके पास n नंबर ऑफ वेज हैं इन क्वेश्चंस को करने के. आपको बस सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं. आप यहाँ पे cos बीटा cos अल्फा sin बीटा की वैल्यू निकालें, उसको पुट कर दें, राइट हैंड साइड में पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके आपके पास आंसर आ जाएगा. वेरी सिंपल. या फिर आप P और Q की वैल्यू निकाल लें, P और Q की वैल्यू को निकाल के दोनों को डिवाइड कर दें तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा. किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड और इसको मैं लेफ्ट के इक्वल बनाऊंगी क्योंकि राइट हैंड साइड में काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं. बड़ी चीज़ को तोड़ के छोटा बनाना बहुत सिंपल होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ACB सबसे पहले तो यहाँ पे लगेगा, हमें निकालना है cos बीटा. तो हम यहाँ पे tan क्यों लगाएंगे भाई, हम cos ही लगाएंगे. cos अल्फा लगाएंगे एक बार और एक बार sin अल्फा, दोनों चाहिए हमें. तो ACB में cos अल्फा जब लगाएंगे, cos अल्फा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो आप जो लेडर है ना इसकी लेंथ को ना आप h लेट कर लो, स्मॉल h. दिस इज़ द लेंथ ऑफ द लेडर. चाहे वो इधर से लो चाहे वो इधर से लो, दोनों साइड पे क्या रहेगी, फिक्स्ड ही रहेगी. तो cos अल्फा हो गया हमारे पास बेस इज BC अपॉन लेंथ ऑफ लेडर दैट इज AC हाइपोटेन्यूज. तो ये कितना आ जाएगा, BC अपॉन H. नाउ फाइंड आउट sin अल्फा. sin अल्फा हमारे पास कितना है, sin अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, जब आप अल्फा लोगे तो AB पूरा परपेंडिकुलर आएगा. यू कैन से दिस इज AB अपॉन AC. तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, AB को हम लिख सकते हैं Q प्लस EB डिवाइडेड बाय H. राइट. नेक्स्ट करते हैं. हमारे पास है नेक्स्ट इन ट्राइंगल EDB. इसमें भी हमें cos बीटा और cos sin बीटा दोनों निकालने हैं. तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं cos बीटा. cos बीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है हमारे पास, बीटा के अकॉर्डिंग बेस है हमारे पास DB और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास DE. तो DB हम लिख सकते हैं P प्लस BC और DE हम लिख सकते हैं H. राइट. अब फाइंड आउट करें sin बीटा. sin बीटा है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. बीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है EB. तो ये आ जाएगा EB. हाइपोटेन्यूज है DE. दिस इज DE. दिस इज EB अपॉन H. अब आप इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें और अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आपके पास P अपॉन Q बचना चाहिए. तो करते हैं स्टार्ट. तो हमने प्रूव करना था cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू P अपॉन Q. तो पहले तो हम cos बीटा की वैल्यू पुट करते हैं. ये हमारे पास cos बीटा है, P प्लस BC अपॉन H माइनस cos अल्फा. दिस इज BC अपॉन H डिवाइडेड बाय sin अल्फा. sin अल्फा इज Q प्लस EB अपॉन H माइनस sin बीटा. दिस इज EB अपॉन H. अगर आप ऊपर LCM ले लेते हैं तो H आपका LCM आ जाएगा P प्लस BC माइनस BC. अगर आप नीचे LCM H लेते हैं तो ये आएगा Q प्लस EB माइनस EB. ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे. आपके पास आ जाएगा P बाय H डिवाइडेड बाय Q बाय H. P बाय H डिवाइडेड बाय Q बाय H. तो हमने छोटे होते सीखा था कि अगर फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन विल रिमेन एज इट इज, डिवीजन चेंज्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन. तो यहाँ से H से H कट जाएगा. आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू P बाय Q विच इज इक्वल टू आर लेफ्ट हैंड साइड. होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या थी समझने वाली कि जो लेडर है उसकी लेंथ फिक्स्ड रहेगी. तो अच्छा होगा कि आप इसको किसी वेरिएबल के साथ एज्यूम कर लें. आप इसको H ले लें, आप इसको L ले लें, जैसा आपको ईजी लगता है. अगर अलग अलग में क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. होप इट इज़ क्लियर. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब उन्होंने बोला क्या है आपके पास, ये जो पॉइंट है ये आपने बहुत ध्यान से बनाना है. उन्होंने बोला है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर. मान लो मैं जस्ट एक रफ सा डायग्राम बनाती हूँ. ये ग्राउंड है, ये टावर है और ये टावर का टॉप है.
उन्होंने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट जो है हमने ग्राउंड पे ही लेना है, यहाँ से हमने इसको टॉप को देखना है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, फ्रॉम एन अदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। अब एक पॉइंट और है जो इस पॉइंट से 10 मीटर क्या है ऊपर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री। अगर इसी पॉइंट से टॉप को ऑब्जर्व करते तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45। तो पहले आपको यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना पड़ेगा और ये हमारे पास एंगल 45 डिग्री का बन जाएगा। ये वाला 45 का है और ये कितने का है 60 का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बनाते हैं हम इसका एक अच्छा सा डायग्राम। द एंगल, दिस इज आवर ग्राउंड, this is our tower, it took one point on the ground, let us assume this point is P। अब उन्होंने बोला है इस P पॉइंट से हमने इस टावर के टॉप को ऑब्जर्व करना है और जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। फिर हमें फ्रॉम अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट, एक पॉइंट और लो जो पहले वाले पॉइंट से 10 मीटर अबव है। तो हमने एक पॉइंट और ले लिया विच इज़ 10 मीटर अबव। अब फिर से हमने इस पॉइंट से, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अब चेंज हो गया, अब हमने इस पॉइंट से इसके टॉप को ऑब्जर्व करना है, राइट। तो दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल लेवल एंड दिस इज आवर लाइन ऑफ साइट। और अब जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये कितने डिग्री का बोला उन्होंने 45 डिग्री का, राइट। लेबल कर लेते A B C P Q, दिस वन एंगल इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। आपको क्लियर हो गया। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द टावर, मीन्स AC फाइंड आउट करना है। पहले तो हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये फिगर रेक्टेंगल बनेगा। दीज आर 90 तो ये आ जाएगी हमारे पास 10 मीटर। हम इस लेंथ को h कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। दिस लेंथ वी कैन कंसिडर एज h और हमें h+10 मतलब हमें h निकालना है, स्मॉल h। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी ट्राइंगल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्टली वी कैन कंसिडर ट्राइंगल इन ट्राइंगल AQB। tan 45 तो सबसे अच्छा होता है, वो हमें कहता है कि हाइट परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर ही होते हैं, बिल्कुल होते हैं। AB/BQ। अब हमें यहाँ से और भी क्लियर हो जाएगा क्यों होते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो AB = BQ आ जाएगा। इसका मतलब जो BQ है वो AB के बराबर हो जाएगा। और AB हमने कितना लिया है h, as AB = h, therefore BQ is also equal to h। अब हम यहाँ पे BQ को भी h लिख सकते हैं, पहले नहीं लिखना है, जब आपने इसको अप्लाई कर लिया फिर लिखना है। अब ये दोनों भी इक्वल हैं तो ये भी h हो जाएगा। as PCBQ is a rectangle, therefore PC = BQ = h। सब क्या आ जाएंगे, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, h आ जाएंगे। और हमारे पास एक चीज़ और भी है, QP = BC = 10 मीटर आ जाएगा। अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल APC। इसमें कौन सा लगेगा, tan 60 डिग्री = परपेंडिकुलर AC और बेस PC। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। AC हमारे पास है h+10 और PC हमारे पास है h। अब h को इधर ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा h√3h = h+10। यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे। कुछ बच्चे सोचते हैं कैसे निकालनी है। भाई ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको करना आना चाहिए। आप लिखो √3h, आप इस h को भी इधर ले आओ, लाइक टर्म्स वी हैव टू कलेक्ट 10। इसमें से आपने h कॉमन निकाल लिया, √3 - 1 बच गया आपके पास। √3 1 से बड़ा होता है, राइट। अब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/√3 - 1। इसको रैशनलाइज करिए, √3 - 1/√3 - 1। न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज़। डिनोमिनेटर में आपके पास अच्छा प्लस सॉरी a - b a + b की आइडेंटिटी बन रही है विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो ये आ जाएगा 3 - 1 जो कि 2 होता है। 10 √3 + 1/2, 2 5s are 10। तो ये आपके पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 √3 + 1। अब ये आपके पास h आ तो गया, राइट। अब आपको निकालना क्या है, आपको AB निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे, नाउ AB नहीं AC निकालना है आपको। AC इज, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट AC किसके इक्वल है, AB + BC के। AB इज h एंड BC इज 10, राइट। अब आप h देखें कितना है 5 √3 + 1 + 10। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इसको कैसे करना है। पहले तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है।
लाइक टर्म्स बन रही हैं इसमें अभी भी, 5√3 प्लस 15। अब इन दोनों में से 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 3 मीटर। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। और इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला क्या था कि जो आपने वर्टिकली अबव पॉइंट लेना है वो कैसे लेना है। जो आपको पहले पॉइंट दिया हुआ है उसी से आपने वर्टिकली अबव जाना है। वर्टिकल का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन पे 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ मूव करना, दैट इज कॉल्ड वर्टिकली अबव, राइट। तो दिस इज 10 मीटर। आपने जो पहले पॉइंट दिया हुआ था उसे 10 मीटर ऊपर जाना था और वहाँ से फिर से इसके टॉप को ऑब्जर्व करना था। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17 इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड. From the window, the angle of elevation and the depression of the top and the bottom of another house situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the other house is this. उन्होंने हमें दो घर दे रखे हैं। एक घर की विंडो से हमने दूसरे घर के टॉप और बॉटम को ऑब्जर्व करना है, राइट। अब उन्होंने बोला जब हम उसके टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जब हम उसके बॉटम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। क्या आपको इतना सा क्वेश्चन समझ के ये समझ में आ रहा है कि किस घर की हाइट ज़्यादा है? जिसकी विंडो से हम देख रहे हैं उस घर की हाइट ज़्यादा है, जहाँ जो हमें दूसरा घर दे रखा है उसकी हाइट ज़्यादा है। देखो बेटा, अगर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है विंडो से देखने पे, तो इसका मतलब जो हमारे पास अनदर हाउस है उसकी हाइट हमें ज़्यादा दे रखी है, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी हाइट हमें ज़्यादा दे रखी है। चलिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये आ गया हमारा ग्राउंड, यहाँ पे आ गए हमारे पास दो घर, एक और है हाउस, इसकी हाइट थोड़ी सी कम है और इसके यहाँ पे एक विंडो है। इस विंडो से हमने एक बार इस घर के टॉप को ऑब्जर्व किया और एक बार इस घर के बॉटम को ऑब्जर्व किया। जब हमने टॉप को ऑब्जर्व किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन था। एलिवेशन तो तभी बनेगा ना जब हम इसकी हाइट से ऊपर को देखेंगे। अपनी हाइट से हायर ऑल्टीट्यूड ली हुई चीज़ को देखने से एंगल ऑफ एलिवेशंस बनते हैं। और हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा यहाँ पे, जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज़ आवर हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट, and this is our point of observation. यहाँ पे हमारा विंडो भी है, दिस इज आवर विंडो, राइट। एक बार हमने इस दूसरे घर के टॉप को ऑब्जर्व किया, इसी विंडो से एक बार हमने इस घर के बॉटम को ऑब्जर्व किया, राइट। जब हमने टॉप को ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था अल्फा, और जब हमने बॉटम को ऑब्जर्व किया तो हमारे पास जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था बीटा। उन्होंने बोला है द विंडो ऑफ अ हाउस इज h मीटर अबव द ग्राउंड. फ्रॉम द विंडो द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अनदर हाउस सिचुएटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लेन आर फाउंड टू बी अल्फा एंड बीटा. पहले वो एलिवेशन की बात कर रहे हैं, फिर वो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली. प्रूव दैट द हाइट ऑफ द अदर हाउस, हमने क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ अदर हाउस is equal to h multiplied by 1 plus tan alpha multiplied by cot beta. ये हमें प्रूव करना है. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. पहले तो इसकी लेबलिंग करते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी एंड ई. इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. और हमारे पास एक तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, यही बन रहा है भाई. एक तो ये वाला बन रहा है. कौन से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं कलर पेन भी यूज़ कर लेती हूँ. एक तो ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरा ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल ए बी ई, इसमें अल्फा एंगल है और अल्फा एंगल पे उन्होंने tan अल्फा निकालने को बोला है. तो हम पहले यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास आ जाएगी ए बी अपॉन बी ई, राइट. अब हमें यहाँ से क्या निकालने की ज़रूरत है. देखो, हमें तो इस हाउस की हाइट निकालनी है ना. तो हम यहाँ पे बी ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि बी ई दोनों में कॉमन है और हमारे पास कॉमन बी ई इक्वेट भी किया जा सकता है. तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन tan अल्फा. अब आप दूसरा ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल बी ई सी, इसमें आप कौन सा रेशियो लगाएंगे, tan बीटा जो कॉट बीटा. हमें कॉट बीटा चाहिए ना, तो हम कॉट बीटा लगाएंगे. कॉट बीटा की वैल्यू होती है बेटा, आपको इसको जब आपको प्रूफ करने को दिया हो ना, आपको इसको ध्यान रखते हुए ही एंगल्स निकालने. कई बार साइन दिया होता है, कई बार कॉस दिया होता है. आपने देखना है आपको क्या चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप टी रेशियो लगाएंगे. तो मुझे कॉट बीटा दिया था, तो मैं इसमें कॉट tan अल्फा क्यों लगाऊंगी, tan बीटा क्यों लगाऊंगी, कॉट बीटा ही लगाऊंगी. कॉट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो अब
कॉट के अकॉर्डिंग बेस आ जाएगा हमारे पास बी ई और परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास बी सी, राइट। अब यहाँ से भी आप बी ई की वैल्यू निकाल लें, आपके पास आ जाएगी बी ई की वैल्यू बी सी कॉट बीटा। कंसिडर इट एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। इतना आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ से बी ई की वैल्यू को इक्वेट करें फ्रॉम 1 एंड 2, इसको 1 कंसिडर करें, ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2 आपके पास आ जाएगा ए बी अपॉन टेन अल्फा इज इक्वल टू बी सी कॉट बीटा, राइट। अब आपके पास बी सी जो है वो एच दे रखा है, मतलब आपके पास ई डी एच दे रखा था, तो हमारे पास बी सी भी कितना हो गया एच, एज बी सी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू एच। तो ए बी आपके पास कितना आ जाएगा, ए बी विल बी ए बी अपॉन टेन अल्फा आपके पास आ जाएगा एच कॉट बीटा। तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एच टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। ये आपके पास ए बी आ गया। बी सी आपके पास पहले ही एच की टर्म में था और आपको निकालना क्या है, आपको ए सी निकालना है। नाउ ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी किसके इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी के बराबर है। ए बी आपके पास आ गया एच टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा और बी सी आपके पास किसके इक्वल है, एच के इक्वल। दोनों में से एच कॉमन आ रहा है, के पास आ गया टेन अल्फा कॉट बीटा प्लस 1। आप इसको देखें, ये दोनों सेम है ना, 1 को पहले लिखें, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो, 1 एज द सेम थिंग। दिस इज एच मल्टीप्लाई बाय टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा। तो ए सी की वैल्यू आपके पास प्रूव हो गई एच मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा, हेंस प्रूव्ड। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। द लोअर विंडो ऑफ द हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. At the certain instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. मान लो ये हमारे पास ग्राउंड है, ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट विंडो है और जो फर्स्ट विंडो की हाइट है उसकी ग्राउंड से कितने मीटर हाइट है, 2 मीटर। ग्राउंड से इसकी हाइट 2 मीटर और फर्स्ट विंडो से जो सेकंड विंडो है इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। वर्टिकली मैंने आपको पहले भी बताया, वर्टिकली का मतलब होता है अपने परपेंडिकुलर लाइन पे ही ऊपर की तरफ जाना है, राइट। तो वर्टिकली अबव इस तरह से जाते हैं। ये हमारे पास आ गया 4 मीटर और यहाँ पे एक और विंडो है। अब आपने इन दोनों विंडोज से एक बलून को ऑब्जर्व करना है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है। एलिवेशन का मतलब है बलून थोड़ा और ऊपर है, मान लो यहाँ पे बलून है। एक बार आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, एक बार आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे। दोनों केसेस में एंगल ऑफ एलिवेशन बता रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अबव द ग्राउंड। आपने बताना है कि जो बलून है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, राइट। आपको ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले तो आपको अपनी राइट एंगल ट्रायंगल्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी, फिर उस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए एक अच्छा सा डायग्राम बना। दिस इज आवर ग्राउंड, दिस इज आवर बिल्डिंग और यहाँ पे मान लो हमारी फर्स्ट विंडो है, राइट। इससे ये 2 मीटर की हाइट पे है और इससे 4 मीटर हाइट ज़्यादा लिए हुए हमारे घर की सेकंड विंडो है। और हम इसको इतना ऊपर नहीं बनाएंगे ना। यहाँ पे हमारी मान लो सेकंड विंडो है। अब एक बलून है, दिस इज आवर बलून जो कि हवा में उड़ रहा है और इन विंडोज से हम इस बलून को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक बार हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ से बन रहा है तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल रहेगा और ये रहेगी लाइन ऑफ साइट और उसके बीच का एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है। फिर थोड़ी देर के बाद हम सेकंड विंडो से बलून को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल चेंज हो जाएगा और लाइन ऑफ साइट अब इस तरह से बन जाएगी और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। उन्होंने बोला आपने बताना है कि बलून की हाइट कितनी है ग्राउंड से। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। अब ये हमारा इस तरह से डायग्राम बन रहा है। ये लेंथ हमें 2 मीटर दे रखी है, ये वाली लेंथ हमें 4 मीटर दे रखी है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि at certain instant the angle of elevation of the balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. जब हमने नीचे वाली विंडो से देखा तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब हमने ऊपर वाली विंडो से देखा तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। आपने ये पूरी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले तो लेबल करें A B C D E F G। कैन यू टेल मी विच 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स वी हैव टू कंसिडर। क्या आपको
देख पा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको कौन कौन सी लेनी है? एक तो आपको ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेना है बेटा, इसमें तो सारा खेल ही राइट एंगल ट्राइंगल का है ना। अगर आपने एनसीईआरटी से चैप्टर रिवाइज कर लिया है तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको किस तरह से लेनी है। और राइट एंगल ट्राइंगल लिए बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा पाएंगे भाई। एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल ये वाला है, गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करें? एनी यू कैन इन ट्राइंगल ACB। अच्छा पहले तो डायग्राम से देखिए क्या क्या चीज़ आपको आपके पास है। ये 2 मीटर, यस, ये वाली लेंथ 4 मीटर, ये तीनों आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, राइट। अब आपके पास सबसे पहले तो हमें लिख लेना चाहिए ट्रायंगल कंसीडर करने से पहले, फ्रॉम द गिवन डायग्राम, फ्रॉम दिस डायग्राम EF is parallel to DG is parallel to CB, therefore सबसे पहले लिखें CD is equal to BG is equal to 4 मीटर, DE is equal to GF is equal to 2 मीटर, BC is equal to DG is equal to EF। तो आप इन सबको एक वेरिएबल लेट कर लें x। आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल भी हो जाएगा और इस हाइट को आप h कंसिडर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कंसिडर करते हैं हम पहले अपना फर्स्ट ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? tan, और इसमें tan है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास h और बेस है हमारे पास x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आ जाएगा h अपॉन x। x की वैल्यू निकालेंगे, क्यों निकालेंगे x की वैल्यू? क्योंकि x सब में कॉमन है, तो x हमारे पास आ जाएगा यहाँ से √3h, कंसिडर इट एज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल ADG, इसमें आप कौन सा रेशियो कंसिडर करेंगे? tan 60 डिग्री। जब आप tan 60 लगाएंगे तो आपके पास परपेंडिकुलर बनेगा AD और बेस बनेगा DG, और ये बनेगा h+4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू AD अपॉन DG, और AD की लेंथ आपके पास कितनी है? AD इज h+4, दिस इज आर AD ना, h+4, दिस कैन बी रिटन एज h+4, और DG हमारे पास x ही है। तो यहाँ से आप tan 60 की पहले तो वैल्यू पुट करें। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू h+4 अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी h+4 अपॉन √3। कंसिडर इट एज योर सेकेंड इक्वेशन अगेन फ्रॉम 1 and 2। अब आपको इतने क्वेश्चन करके एक चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो चीज़ कॉमन है। क्योंकि जो चीज़ दोनों ट्राइंगल्स में जो साइड कॉमन आएगी, बेस कॉमन आएगा, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी जिनको हम इजीली इक्वेट कर सकते हैं और वहाँ से हम एक वेरिएबल में अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। पहले √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से तो ये 3h आ जाएगा, h+4 आ जाएगा, दिस इज 3h माइनस h इज इक्वल टू 4, 2h इज इक्वल टू 4, और h कितना आ जाएगा आपके पास? 2 मीटर। अब आपके पास h आ गया 2 मीटर। चलिए आ जाते हैं इधर डायग्राम पे वापस आते हैं। h की वैल्यू भी कितनी आ गई? 2 मीटर, राइट। आई एम गोइंग टू राइट माई आंसर है सो दैट कि आपको डायग्राम भी दिखता रहे। उन्होंने क्या फाइंड आउट करने को बोला? उन्होंने बोला है बलून की हाइट आपने फाइंड आउट करनी है ग्राउंड से, मतलब आपने AE फाइंड आउट करना है। तो AE कैसे फाइंड आउट करेंगे? द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम अबव द ग्राउंड आएगा वैसे तो, A अबव द ग्राउंड इज इक्वल टू 2 + 4 + 2, 8 मीटर। बलून कितनी हाइट पे है? दिस इज द टोटल हाइट विच इज इक्वल टू 2 + 4 + 2 इज 8 मीटर हाइट पे है, राइट। सारे इक्वेशंस बहुत अच्छे थे जितने भी हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। एक बार आप अच्छे से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। थैंक यू।